A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, faculty Social Science Resonance. लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा 7th क्लास का मार्केट अराउंड अस। उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको हम आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है होम शॉपिंग और टेली शॉपिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मॉल्स में किस तरीके से आपका शॉपिंग करते हो आप, या जो रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, आपके जो स्ट्रीट के साइड में जो पैडलर्स होते हैं वो किस तरीके से आपका गुड्स को सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा होम शॉपिंग और टेली शॉपिंग। टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट शॉपिंग टू द होम। पीपल इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड कैन सी थिंग्स ऑन द इंटरनेट और टेलीविजन एंड प्लेस देयर ऑर्डर। द ट्रेडर देन डिलीवर्स द गुड्स टू द कस्टमर एट द गिवन एड्रेस। आज आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी। आज हमारे कई सारे ऐप्स हैं, फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजन की बात करें, मिंत्रा की बात करें, हम सब उससे कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं। मैंने भी करी है, आप लोगों ने भी करी होगी। तो क्या करते हैं हम, एक जनरली लैपटॉप या मोबाइल से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक मीडियम आता है पेमेंट का, या तो कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन। देन आपके 5 से 7 दिन के अंदर गुड्स आपके घर पर आ जाते हैं। आप अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो पेमेंट करते हैं और गुड्स आपको मिल जाते हैं। तो ये एक सबसे हम कह सकते हैं नया मीडियम है। आपको ज़रूरत नहीं है कि मार्केट के अंदर आप जाएं। मार्केट के अंदर जाने की जगह आप अपने गुड्स अपने मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, गुड्स आपके घर पर आ जाएंगे। As people are getting less and less time in their busy schedule, this type of shopping is gaining popularity. People call for supply of eatables and can even order gifts for delivery. As such business can be done on the internet or telephone, they can work all 24 hours and the traders do not have to set up expensive shops to sell the goods. But they have to utilize courier service which are comparatively much cheaper. This helps them increase their profits. तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमें आज एक अपनी शॉप खोलने की ज़रूरत पड़े। आज अगर मैं एक मर्चेंट हूँ और मेरे पास होलसेल में या बल्क में कोई गुड्स पड़े हुए हैं और मैं उसको एक ऑनलाइन पोर्टल पे अपना रजिस्टर करके उसके थ्रू सेल कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक मार्केट के अंदर जाके शॉप को ओपन करूँ और वहाँ से गुड्स को सेल करूँ। मैं इस चैनल के थ्रू भी अपने गुड्स को मार्केट के अंदर सेल कर सकता हूँ। चैनल कौन सा रहेगा? वो आपका ऑनलाइन पोर्टल वाला। In all the markets, we saw the various ways the trader can reach the customer to sell the goods, but we have not seen how the customer decides on what to purchase. अब मार्केट के अंदर तो हमारे पास क्या रहता है, अलग अलग क्या रहते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। हम खुद जा कर के फिजिकली चेक करते हैं किसी आइटम को और उसके बाद उस चीज़ को परचेज करते हैं। बट कई बार जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को ब्राउज कर रहे हो, उसके अंदर से चूज़ करोगे वैरायटी, तो वहाँ पर भी मिलती है। बट हम फिजिकली उस चीज़ की क्वालिटी क्या है, क्या वो हमारे को फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, उन सब चीज़ों को हम जनरली चेक नहीं कर पाते हैं। डू यू नो अ फ्ली मार्केट इज़ अ टाइप ऑफ बाजार वेयर इनएक्सपेंसिव और सेकेंड हैंड गुड्स आर सोल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फ्ली मार्केट। कई बार ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट, द कस्टमर। लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड मेक देम अवेलेबल इन द मार्केट, बट इट इज अल्टीमेटली द कस्टमर हु हैज टू डिसाइड व्हाट टू परचेज, हाउ मच टू परचेज। ही हैज द राइट टू चूज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। आज मार्केट के अंदर आपके गुड्स बहुत सारे क्या हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, बट अल्टीमेटली कस्टमर ही तो है जो कि मार्केट में जाएगा, गुड्स को खरीदेगा और क्या करेगा, एक ट्रांजैक्शन अपना बनाएगा। क्या कहा जाता है, कई बार हम सुनने को मिलता है कस्टमर इज किंग। अगर कस्टमर ही नहीं जाएगा मार्केट के अंदर, शॉप के अंदर गुड्स को परचेस करने के लिए, तो बिजनेस कैसे आपका रन होगा। आगे अगर इसके अपन देखें, ही हैज़ द राइट टू चूज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। इफ योर पेरेंट्स टेक यू टू अ फ्रूट शॉप, there may be fruits of different varieties and you may buy the fruit of your choice or taste. Similarly, if you ever go to the market to buy a shoe, you would see shoes made up by different companies of different prices with different designs, different material and different styles. You can visit the shop of your choice and buy the shoe which feels comfortable, looks nice and suits your needs of sports or school, etc. But there is a difference. You tend to pick up a shoe of a particular company
because you saw it on the television or the advertisement board, etc. These are the way employed by the traders and the companies to lure you to buy their goods. This is called advertisement. आज कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट की अपन अगर बात करें तो उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। कि अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आज कोई मैंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ठीक है मैंने उसको लॉन्च कर दिया है, बट वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, कस्टमर को कैसे पता पड़ेगा कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आपका लॉन्च हुआ है। तो उसके लिए मेरे को एक रिग्रेसली क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा आपका टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर पे, एफएम पे, जो भी अलग अलग आपके मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है वहाँ पर हमें अपना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को पता चल सके कि मार्केट में एक आपका नया प्रोडक्ट आया है। इसके आगे देखें अगर अपन तो एडवर्टीजमेंट इसकी अपन ने अभी बात करी ली। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स मेक लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन द एडवर्टीजमेंट। दे मेक वीडियो क्लिप्स, पुट अप ह्यूज पोस्टर्स डिपिक्टिंग द पॉपुलर पर्सनैलिटीज यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स. These are displayed outside along roads, in markets and even inside your homes through the media, both print and audio video, so as to bring awareness and attraction to possess the item which the rich and the famous use. अब एडवर्टीजमेंट की अगर अपन बात करें तो जितनी भी आपकी ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने टोटल बजट का 10 से 15%, कई कई कंपनीज तो इवन 20% तक का बजट केवल किस चीज़ पर इस्तेमाल कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा हमने देखा कई सारे जो आपके एक्टर्स हैं, जो आपके स्पोर्ट प्लेयर्स हैं, वो आपके अलग अलग ब्रांड्स का क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि जो एक कस्टमर है वो उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा उस ब्रांड के गुड्स को परचेज कर सके। आज डेली अगर अपन देखें लाइफ के अंदर तो आपका सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टेलीविज़न देखते हैं, आप एफएम सुनते हैं, आपका जो भी एक अलग अलग मीडियम्स हैं, आप फेसबुक पे ब्राउज करते हैं तो वहाँ पे भी कई बार आपको आजकल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाते होंगे। तो जिस जिस जगह पर भी हम कह सकते हैं मीडिया अपना एक्सेसिबल है वहाँ पर इस तरह के एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो कंपनीज हैं उनके गुड्स आपके सेल हो सकें। देन आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स, लेजिस्लेशन कंसर्निंग द कंज्यूमर राइट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब एक यहाँ पर हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या हुआ इस टॉपिक का मतलब कि आज जब मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा आपका क्या हो चुका है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, होलसेल की बात करें, रिटेल की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपका फ्रॉड होने की भी कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं। हो सकता है इस तरह का कई एग्जाम्पल आपने सुना हो या कहीं पर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया, उसने ऑनलाइन मंगाया क्या था और कुछ और ही आ गया। इसके अलावा कई बार इस तरह के गुड्स मार्केट में सेल हो जाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को बाद में लॉस होता है या उसकी लाइफ भी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1986 में क्या बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब अगर कोई कंपनी, अगर कोई गुड इस तरीके का मार्केट के अंदर सेल हो रहा है जो कि लो क्वालिटी का है, जो कि हार्मफुल है, तो हम का मतलब कस्टमर क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के खिलाफ या उस शॉपकीपर के खिलाफ केस कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट देखें आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टू प्रोटेक्ट द पुअर फ्रॉम प्राइस राइज एंड ब्लैक मार्केटिंग, द गवर्नमेंट हैज मेंटेन्ड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर बाय सप्लाइंग एसेंशियल्स थ्रू द सिस्टम ऑफ राशन और फेयर प्राइस शॉप। एक मूवी आई थी नायक करके जिसके अंदर आपके अनिल कपूर क्या है, एक दिन के सीएम बनते हैं, तो अलग अलग जगह पर जाकर क्या करते हैं, चेक करते हैं और वहाँ पर उनको बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। तो वो कहाँ पर जाते हैं चेक करने, एक राशन शॉप के अंदर। तो उसी चीज़ का यहाँ पर क्या दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन। आज जो भी आपके अलग अलग टारगेटेड ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं जो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन आपके क्या कर रहे हैं अभी इंडिया के अंदर हैं, उन लोगों को सस्ते दाम पर 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो में गेहूं और चावल, आपका केरोसिन प्रोवाइड कराया जाता है। कहाँ पर, राशन शॉप के अंदर। उसी को क्या बोलते हैं अपन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। दीज आर डन टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द ISI स्टैम्प ऑन गुड्स इज प्लेस्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दिस कैटर्स टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स. These goods can be trusted to conform to
स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। एग मार्क इज मेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब आपने कई बार देखा होगा अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर ISI का मार्क देखा होगा, BIS का मार्क देखा होगा, एग्रो मार्क देखा होगा, या फिर आपका जब आप गोल्ड परचेज करते हो तो उसके ऊपर भी हॉल मार्क रहता है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, और जो भी कंपनी उन स्टैंडर्ड्स को पास करती है तब जाकर उन कंपनीज को इस तरीके के मार्क मिलते हैं। जब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने एक आपका कह सकते हैं गीज़र खरीदा, तो उसके ऊपर एक मार्क था, ठीक है, BIS का, तो मुझे ये चीज़ की एश्योरिटी हो जाएगी कि ये एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को पास करके ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होने के लिए आया है, और मैं इसको अच्छे से मतलब बिना किसी डाउट के खरीद सकता हूँ। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर। एज स्टेटेड अंडर द इंडियन लॉज, द कंज्यूमर हैज बीन गिवन सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज। द राइट टू सेफ्टी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हजार्डियस गुड्स। आज सबसे पहले राइट इसके अंदर क्या बता रखा है, राइट टू सेफ्टी। आज कंज्यूमर को ये राइट है कि अगर काम करते वक्त, जैसे अपने एग्जांपल से समझें, मिक्सर ग्राइंडर चल रहा था वो फट गया, या प्रेशर कुकर था वो आपका वर्स्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है वो आपका नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट बने हुए हैं, वहाँ पर केस कर सकता है। तो क्या समझ में आया हमें, राइट टू सेफ्टी। आज मार्केट में कोई ऐसी चीज़ ना बिके जिससे कंज्यूमर को कोई हजार्ड पहुँच सकता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आज आपने देखा होगा जो भी आप मेडिसिन खरीदते हैं मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर उसके पीछे प्राइस रहता है, इसके अलावा वो कब मैन्युफैक्चर हुई थी, कब एक्सपायर हुई थी, उसका बैच नंबर, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा वो किस तरीके का ड्रग है, शेड्यूल है, ड्रग तो नहीं है, बहुत सारी डिटेल आपको देखने को मिलती है एक मेडिसिन के पीछे। क्यों देते हैं ये, ताकि कंज्यूमर को पूरा एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कोई भी चीज़ उससे छिपी हुई नहीं रहे। तो ये एक राइट है। आपको कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसका प्रॉपर पैकेजिंग, इसका MRP, कब एक्सपायर होगी, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो फसाई से रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें एक होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट है राइट टू चूज़। आज कंज्यूमर की ये खुद की फ्रीडम है कि वो मार्केट में डिफरेंट गुड्स जो मिल रहे हैं उसमें से कोई सा भी जो उसका मनपसंद है उसको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। कोई भी शॉपकीपर उसको बाउंड नहीं कर सकता कि आपको यही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदेगा। नेक्स्ट, राइट टू हर्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड वेलफेयर मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। आज अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है या उसका कोई प्रोडक्ट उसका क्या आ चुका है, डिफेक्टिव आ चुका है, तो उसके पास एक अधिकार है राइट टू बी हर्ड। मतलब वो क्या कर सकता है, अपना केस ले जा सकता है, आपका जो कंज्यूमर काउंसिल बनी हुई है, और उसके अंदर उसको बाकायदा केस चलेगा। अगर वो जीत जाता है तो उसको जो भी लॉस हुआ है उसको वापस से रिपे भी करना पड़ेगा कंपनी को या शॉपकीपर को। राइट टू सीक रिट्रेसल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड सेटिंग जेन्युइन ग्रीवियंसेस। आज कहीं ना कहीं कंपनीज भी, जब इतने सारे आपके राइट्स देखने को मिल रहे हैं आपको, तो कंपनीज भी अपनी तरफ से अब एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कोई गलत प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो आज कंज्यूमर के पास राइट है कि वो हमको कोर्ट तक लेकर के जा सकता है। जब कोर्ट में केस चलेगा तो कंपनी का कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी डाउन जाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट होएगा, और उसको एक अगर वो कंपनी हार जाती है तो पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। तो कल मिला करके आज कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कोई भी गलत चीज़, एक तो पहली बात वो खरीदेगा नहीं, अगर बाय चांस आ भी जाती है तो कस्टमर इजी वे में उसके लिए रिड्रेसल कर सकता है, मतलब अपनी समस्या का हल निकाल सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर एजुकेशन के लिए आपका हर साल नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है। आपका एक लोगो है, सुना होगा आपने, जागो ग्राहक जाको, ठीक है। ये चैप्टर आपका 10th क्लास में जब आप आएंगे तो स्पेसिफिकली एक चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स करके, उसके अंदर और डिटेल में इन चीज़ों को आप पढ़ने वाले हैं। खैर अभी तो अपन इसमें ही पढ़ते हैं अपना। देन आता है आपका ड्यूटीज़। गेट अ बिल फॉर एवरी इंपॉर्टेंट परचेज। आज अगर मैंने कोई लैपटॉप खरीदा है तो डेफिनेटली मैं उसके साथ उसका बिल लेने वाला हूँ। अगर शॉपकीपर कहता है कि आप बिना बिल के ले जाइए तो मुझे ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि वो बिल मेरे पास एक एविडेंस है। अगर बाय चांस उस लैपटॉप में कोई चीज़ खराबी निकलती है तो मैं उस बिल के मीडियम से ही केस कर सकता हूँ, वरना मेरे पास प्रूफ क्या है कि मैंने ये लैपटॉप इस XYZ शॉप से खरीदा था। दूसरा, चेक द ISI मार्क और एग मार्क ऑन द गुड्स।
जब हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके अंदर चेक करें क्या वो ISI से, आपका एग मार्क हो गया, BIS हो गया, इन सब चीज़ों से टेस्टेड है या नहीं। तीसरा, फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप्स। अब ये काम कौन करता है? आपके जो स्पेसिफिकली सोशल इंटरेस्ट ग्रुप बने हुए होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो टाइम टू टाइम आपका अलग अलग गाँव में जाकर के, डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ग्रुप्स बनाते हैं और कंज्यूमर वेलफेयर के या राइट्स ऑफ कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं उन सब चीज़ों की जानकारी लोगों के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह के अलग अलग आपके सेशंस भी होते हैं, कई बार हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। मेक अ कंप्लेंट ऑन जेन्युइन ग्रीवियंस। अगर कोई आपको सच में कह सकते हैं आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा वो डिफेक्टिव निकल गया तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंज्यूमर मस्ट नो टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। अब कंज्यूमर को पता तो हो कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं। अब इन अधिकारों के बारे में जब तक कंज्यूमर को पता नहीं होगा वो आपका कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस नहीं करने वाला है। तो इन अधिकारों की जानकारी के लिए आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पर लोगों को एजुकेट कर रही है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको आज अभी ही पता पड़ जाएगा कि हमारे पास ये सारे कंज्यूमर राइट्स हैं और इन चीज़ों को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। तो जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मैक्सिमम टॉपिक्स वही रहते हैं जो कि आगे कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकली भी या वैसे भी हम अगर कहीं डिस्कशन करें तो हमारे काम आते ही हैं। आगे देखते हैं। डू यू नो ISI स्टैम्प ऑन गुड्स इज प्लेस्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इट इज़ अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ISI स्टैम्प ऐसे नहीं लग जाता किसी भी गुड्स के ऊपर, प्रॉपर आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी को अप्लाई करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर टेस्टिंग होगी कई लेवल्स पे जा करके, तब जा करके सर्टिफिकेशन मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार सर्टिफाई कर दिया, एक बार स्टैंप दे दिया तो बस ज़िंदगी भर का आराम हो गया। नहीं, हर साल आपका जो भी ड्यूरेशन रहता है एक फिक्स एज पर लॉ जनरली साल भर का रहता है। बार बार आपके सर्टिफिकेशंस मिलने के लिए आपको टेस्टिंग करानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की, तब जा करके ये आगे रिन्यू होते हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे? केस स्टडी, द चेन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गारमेंट। रमेश एंड हिज सिस्टर रिम्पिका गॉट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल एंड दे वेंट विद देयर पेरेंट्स टू बाय द न्यू शर्ट्स फॉर देयर स्कूल यूनिफॉर्म। तो रमेश हैं और उनकी सिस्टर रिम्पिका, इनका एक नए स्कूल में क्या हुआ, एडमिशन हुआ और उनको स्कूल यूनिफॉर्म खरीदनी है। दे वेंट टू अ बिग शॉप who had variety of ready-made shirts and they were about to purchase the shirts which fitted them. Their dad asked the shopkeeper how much money was to be paid. The shopkeeper said that each shirt was for 1,000 rupees. अब क्योंकि इनको यूनिफॉर्म खरीदनी है तो इन्होंने शॉपकीपर मार्केट में गए, वहाँ पर इन्होंने शॉपकीपर से पूछा, उन्होंने बताया each shirt will cost you 1,000 rupees. That is a lot of money, the father told the shopkeeper. The shopkeeper replied, sir, the cost of cotton has gone up so much. Ramesh, who was listening to the conversation, wondered what is the connection. Dad asked him about the price of a shirt and the shopkeeper replied about the cost of cotton. His father later explained to him about this. अब फादर ने किस चीज़ की बात करी कि शर्ट क्यों महंगी हो रही है, तो उसने बताया कि कॉटन महंगा हो गया, इस वजह से आपकी ऑटोमेटिकली शर्ट महंगी हो गई है। The cotton is mainly grown in the certain areas where the soil is fertile and holds water. कॉटन की बात अपन अगर करें, कॉटन क्या होता है, कपास होता है। कॉटन जनरली जो आप क्लोथ्स पहनते हो, अब कहाँ पर उगता है, ये आपका ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल जनरली कॉटन के लिए उपयुक्त होता है और आपका महाराष्ट्र वाली बेल्ट जितनी भी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कॉटन की क्या होती है, कल्टिवेशन की जाती है। द फार्मर ग्रोस कॉटन देयर एंड देन सेल्स इट इन द मार्केट। ही हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर मंथ्स टू गेट अ गुड क्रॉप. He may have to take a loan for meeting the expenditure on fertilizer and seeds. So when he sells it in the market, he has to pay back loans as well as interest. He also has to keep some money for his own food and clothing till he gets the next crop. He would also need money for next crop in the same manner as last time and therefore he would like to keep some money for दैट एज वेल। तो क्या बताया यहाँ पर, पूरा एक आपको चेन बताइए कि कोई भी जो फाइनल प्रोडक्ट आपका निकल करके आ रहा है मार्केट में, उससे पहले उसको बहुत सारी स्टेजेस से क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। जो शॉपकीपर ने बोला था ऊपर कि सर कॉटन के दाम बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि कॉटन से ही तो आपका शर्ट बन रही है। अब कॉटन को आप ग्रो कर रहे हो, उसके बाद उसको प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर में लेकर के आओगे, मिल्स के अंदर जाएगा, उसकी स्पिनिंग होगी, यार्न बनेंगे, देन वो कॉटन से आपका क्लोथ पूरा एक रेडीमेड जो गारमेंट का शॉप है वहाँ पर जा कर के उसका
अलग अलग साइजेस के अंदर बनेगा और अल्टीमेटली वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। इसलिए कई बार फाइनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो प्राइसिंग रहती है, जो उनकी कॉस्टिंग मिला करके, प्रॉफिट मिला करके जो प्राइसिंग आती है वो थोड़ी सी हाई रहती है। The trader who bought the cotton then brings it to the mandi where he has to sell it to the businessman who makes yarn or thread. The yarn maker gets the cotton, converts it into the yarn, gets it dyed in different color and sells the yarn to the cloth manufacturer. तो इसकी हम बात कर चुके हैं, एक पूरा प्रोसेस इसके अंदर आपको बता रखा है। The cloth mill owner manufactures cloth from yarn and makes it into the rolls. Then he sells it to the market, either to the people who sell cloth to the customer or to the manufacturer of garment from cloth. The garment manufacturer has to hire machines, clothes, designs and tailors as well as labor. The garment manufacturer has to hire machines, clothes, designers and tailors as well as labor to make the garments. He needs to purchase threads, button, zips, etc. from other shopkeepers. Finally, he sells the cloth to the retailers. The retailer has to employ his salesmen, pay for the rent of shop, electricity and earn profit as well. So he adds this cost and sells the clothes to the customer. तो क्या बताया गया इसके अंदर, एक पूरा हमें प्रोसेस बताया है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर कॉस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। आज मैं अगर शॉपकीपर की भी बात करूं, उसको रेंट देना है अपने शॉप का, उसको अपने खुद के एक्सपेंसेस चलाना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस सब कुछ जोड़ करके अल्टीमेटली वो एक प्राइस तय करेगा जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट को वो सेल करने वाला है। एट ईच लेवल पीपल विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्न प्रॉफिट एज दे हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम एंड मनी फॉर दिस पर्पस। तो अलग अलग लेवल्स पे जो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको अपना अपना प्रॉफिट उसके अंदर जोड़ना है और फिर वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। तो इस तरीके से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसके अंदर उन लोगों के कहीं ना कहीं जो भी कॉस्टिंग है, प्रॉफिट है, वो जुड़े हुए रहेंगे। सो यू कैन इमेजिन दैट इट इज़ नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ द कॉटन बट द एंटायर चेन विच इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ दिस शर्ट एंड सेलिंग इट फॉर यू टू वेयर. All people in the chain have to earn the living. They all need money to meet their daily expenditures which grew due to the rising cost. अब आपका ये तो हमें समझ में आ गया कि केवल कॉटन की बात नहीं है यहाँ पे, कॉटन से शर्ट बनने का जो पूरा एक जर्नी जो हमने अभी देखी उसके अंदर कई सारे प्रोसेस थे, उसके अंदर पैसा खर्च हुआ होगा, तो उन सबको एड ऑन करके आपका एक प्रोडक्ट फाइनल निकल करके आया, इसलिए उसकी प्राइस हाई थी। कितनी थी बताई उन्होंने, 1000 रुपये एक शर्ट की प्राइस। नाउ you would also be able to understand why a small increase in the price of a diesel would add to cost at all level. The cost of the diesel for the pumping set in the farm and the later means of transport used at various stages in this trade adds to the cost and therefore prices of nearly everything goes up. आज जब भी हम कोई गुड परचेज करते हैं तो वो फैक्ट्री से आपका गोडाउन में आया होगा, गोडाउन से आपका शॉप पे आया होगा। अब इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रक से आया होगा, तो उसके अंदर क्या लगता है, आपका डीजल लगता है। अब वो डीजल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हाई होएगी और वो किस में जुड़ेगी, आपकी फाइनल जो प्राइस है उसके अंदर। एंड व्हेन एवरीथिंग बिकम्स कॉस्टलियर द सैलरी एंड द वेजेस आल्सो हैव टू गो अप और एल्स पीपल वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. दिस अगेन इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑन सेल एंड द साइकिल गोज ऑन. तो जैसे जैसे आपके रॉ मटेरियल महंगे होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्राइजेस क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी. इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी आने वाले टाइम पर जितने भी आपकी 4 व्हीलर्स रहने वाली हैं वो जनरली आज से 2 या 5 साल बाद अपने को देखने को मिलेंगी इंडिया में, वो ई व्हीकल्स रहेंगी, चार्जिंग रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी तो जनरली जो मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं कई के लिए बैटरी बनाने के लिए, जैसे कि आपका लेड हो गया, इसके अलावा निकेल वगैरह जो है, आपका एल्यूमिनियम है, इन सारे मिनरल्स की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी. तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो कार बनेगी, उसकी भी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी. कॉटन प्रोड्यूसर फार्मर सेल्स इट टू द ट्रेडर, पे बैक लोन एंड इंटरेस्ट, सेव्स फॉर सर्वाइवल टिल नेक्स्ट क्रॉप एंड ऑल्सो फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर. फार्मर ने क्या किया, क्रॉप उगाई, उसको ट्रेडर को बेच दिया, इस पे जो उसने लोन लिया था वो वापस कर दिया और जो बचा हुआ जो एक मार्जिन था उसको अपने लिए रख लिया प्रॉफिट के तौर पे, या अगले सीजन में उससे जो भी उसको फसल उगानी है उसके लिए. ट्रेडर ने क्या किया, रिटेन कॉटन टिल ही गॉट गुड प्राइस,
अर्न प्रॉफिट ऑन मनी इन्वेस्टेड इन कॉटन। ट्रेडर ने उस कॉटन को रखा जब तक कि उसका वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। सेल होने के बाद उसने उस पर प्रॉफिट कमाया। अब यार्न मैन्युफैक्चर के पास आ गया कॉटन, उसने क्या कर लिया, कॉटन परचेज कर लिया ट्रेडर से, कन्वर्ट किया इसको यार्न के अंदर, इसके बाद उसको अलग अलग कलर्स के अंदर डाई करा एंड उसको क्लॉथ मैन्युफैक्चरर को सेल कर दिया। अब इसने क्या किया, जब यहाँ पर उसने डाई वगैरह करी है तो इसमें कॉस्टिंग लगी होगी उसकी, तो इट स्पेंट मनी ऑन कॉटन, लेबर, मशीन, बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी आपकी हिडन कॉस्ट है जो आपको दिखती नहीं है कोई एक प्रोडक्ट को जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो। नेक्स्ट, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, ही मैन्युफैक्चर्स क्लॉथ इन बल्क, सेल्स इट इन द होलसेल मार्केट, स्पेंड मनी ऑन द मशीनरी, लेबर, यार्न, ट्रांसपोर्टेशनल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एंड अर्न द प्रॉफिट। तो इस क्लॉथ मैन्युफैक्चरर ने अब क्या किया, जो ऊपर क्लॉथ लिया था उसको फिनिश करके होलसेल मार्केट में बेचा। सेल क्लॉथ टू द रिटेलर, सेल्स क्लॉथ टू द गारमेंट मेकर, ही होल्ड क्लॉथ्स इन द गोडाउन्स, वेयर हाउसेज एंड अर्न्स द प्रॉफिट। तो होलसेलर क्या करेगा, जैसे आपका कोटा की बात करें तो कोटा में एक होलसेलर रहेगा जो अलग अलग रिटेलर्स को सेल करेगा प्रोडक्ट्स को। फिर आता है अपना एंड में कौन है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर, ही परचेजेज द क्लॉथ, परचेजेज अदर मटेरियल, प्रोड्यूसर गारमेंट्स एंड सेल टू द रिटेलर, सेल टू द कस्टमर, रिटेलर अर्न्स द प्रॉफिट, हायर्स डिजाइनर, स्पेंड्स मनी ऑन द टेलरिंग इक्विपमेंट एंड टेलर्स एंड अर्न्स द प्रॉफिट। अब इसने होलसेलर से तो क्या खरीदा था, केवल एक बल्क में क्लॉथ खरीदा था और उसको कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज करके अलग अलग डिज़ाइनर्स के थ्रू उसको क्या करेगा, क्लॉथ को कन्वर्ट करेगा अलग अलग सूट्स में, शर्ट्स में, और उसको मार्केट में अल्टीमेटली क्या करेगा, सेल करेगा। चलिए अपना लास्ट में कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं इसके अंदर, एमआरपी, मंडी, होलसेलर, रिटेलर, हॉकर, टेलीशॉपिंग एंड वीकली मार्केट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या हैं, कीवर्ड्स हैं जो कि आपसे कई बार एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।